नमस्कार। आज के इस विस्तृत डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेन के फॉर्मेट में तैयार किया गया है। आज सिर्फ खबरों की हेडलाइन नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि उनका एक गहरा स्ट्रक्चरल मैपिंग किया जाएगा। एकदम शानदार 4K HDR इन्फोग्राफिक्स के साथ आज के सबसे जटिल विषयों को सीधे सिलेबस से जोड़कर डिकोड किया जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, यूरोपीय संघ के एक बहुत ही जटिल एआई कानून और 2026 के क्रिकेट विश्व कप से जुड़े एक साधारण से खेल के सवाल में आखिर क्या समानता हो सकती है। पहली नजर में लगेगा कि कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन परीक्षा हॉल के प्रेशर वाले माहौल में ये दोनों ही विषय दिमाग के साथ एक ही तरह का मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं। आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ को कम करने के लिए आज के पूरे सेशन का ब्लूप्रिंट स्क्रीन पर है। सबसे पहले जीएस पेपर 2 के एआई कानून को समझेंगे, फिर जीएस पेपर 3 के लिए केरल की नेट जीरो नीति और इसरो के चंद्रयान 4 पर नजर डालेंगे। वापस जीएस 2 में ग्लोबल हेल्थ की बात होगी और अंत में उस खतरनाक एग्जाम ट्रैप को डिकोड करेंगे जो अक्सर बेहतरीन एस्पिरेंट्स के भी नेगेटिव मार्क्स करवा देता है। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 2 का ग्लोबल गवर्नेंस वाला हिस्सा। चर्चा का केंद्र है यूरोपीय संघ का 2024 का एआई एक्ट। दुनिया के इस सबसे पहले एआई कानून के काम करने का तरीका वाकई बहुत दिलचस्प है। यूरोपियन यूनियन ने यह तय नहीं किया कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बल्कि एआई को उससे पैदा होने वाले खतरे के आधार पर बांट दिया। स्क्रीन पर दिख रहे इस पिरामिड को देखिए। यह एआई को न्यूनतम जोखिम से लेकर सबसे ऊपर लाल रंग के अस्वीकार्य जोखिम तक क्लासिफाई करता है। सबसे अहम बात यह है कि पिरामिड के टॉप पर आने वाली तकनीकें जैसे रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलेंस, उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे डिजिटल जेल कह सकते हैं। किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एक डार्क सिनेमैटिक कटसीन की तरह कल्पना कीजिए। एक ऐसा सिस्टम जहां नागरिकों के हर व्यवहार की 2400 घंटे निगरानी हो रही है और उन्हें एक सोशल स्कोर दिया जा रहा है। यूरोपीय कानून इसी सोशल स्कोरिंग को सिरे से खारिज करता है। ये साफ संदेश है कि तकनीकी प्रगति के नाम पर इंसानी आज़ादी को किसी अदृश्य डिजिटल जेल में कैद नहीं किया जा सकता। अब एक सवाल आना लाजमी है कि भारत में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को यूरोप के इस कानून से क्या लेना देना। यही एंट्री होती है ब्रुसेल्स इफेक्ट की। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बेंगलुरु का कोई टेक स्टार्टअप एक नया एआई सॉफ्टवेयर बना रहा है। उनके लिए यूरोप के कड़े नियमों के लिए अलग और बाकी दुनिया के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाना आर्थिक रूप से मुमकिन ही नहीं है। नतीजा, वो पूरी दुनिया के लिए यूरोपीय मानकों को ही अपना लेते हैं। मतलब नियम यूरोप बनाता है और वो पूरी दुनिया का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाता है। अब रुख करते हैं जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पाठ्यक्रम की ओर। यहाँ भारत के एक राज्य ने एक बहुत ही शानदार पहल की है, जिस पर सीधा सवाल बन सकता है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नेट जीरो गवर्नमेंट पॉलिसी लागू की है। इस रणनीति के 3 मुख्य पिलर हैं: रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य स्तर पर उठाए गए ये जमीनी कदम ही वो असली इंजन है जो भारत के 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य को रफ्तार देंगे। ऊपर से देखने पर लग सकता है कि सरकारी दफ्तरों में ऐसी नीतियां लागू करना सिर्फ एक दिखावा या प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन असल अर्थशास्त्र कुछ और ही है। जब कोई राज्य सरकार अपने सभी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य कर देती है, तो मार्केट में अचानक एक बहुत बड़ी डिमांड पैदा होती है। इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इससे कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मजबूर होती हैं और अंततः आम जनता के लिए भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछने लगता है। आगे बढ़ते हैं जीएस 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन की तरफ। अब पृथ्वी से बाहर निकलकर इसरो की महत्वाकांक्षाओं पर नजर डालते हैं। 2023 में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन 2026 के लिए जो चंद्रयान 4 प्रस्तावित है, वो तो एक अलग ही लेवल का गेम है। ये एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। इसरो अब सिर्फ वहां उतरने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एडवांस्ड रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके चांद की मिट्टी को खोदकर वापस धरती पर लाने की तैयारी है। इस मिशन के स्टेप्स किसी थ्रिलर मूवी के क्लाइमैक्स जैसे हैं। पहला, एक रोबोटिक आर्म चांद की सतह पर खुदाई करेगी। दूसरा, एक छोटा एसेंट मॉड्यूल चांद की ग्रेविटी को चीरते हुए वापस स्पेस में लॉन्च होगा। और तीसरा, सबसे खौफनाक स्टेप,
ये मॉड्यूल गहरे अंतरिक्ष में बिना किसी इंसान के मैनुअल कंट्रोल के एक मदरशिप के साथ खुद ब खुद ऑटोनॉमस स्पेस डॉकिंग करेगा। ये तकनीकी छलांग सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्पेस की दुनिया से वापस जमीन पर आते हैं और चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंच पर, यानी फिर से GS2। डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस को WHO के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ये तो ठीक है, लेकिन UPSC में सिर्फ नाम रटने से काम नहीं चलता, नीतियों के प्रभाव को समझना ज्यादा जरूरी है। उनके इस नए कार्यकाल का कोर फोकस है भविष्य की महामारियों की तैयारी और सबसे अहम स्वास्थ्य समानता यानी हेल्थ इक्विटी। अब ये हेल्थ इक्विटी कोई हवाई शब्द नहीं है। कोविड-19 का वो दौर याद है जब अमीर देशों ने टीकों का भंडार लगा लिया था और गरीब देश बस इंतजार कर रहे थे। ग्लोबल हेल्थ इक्विटी का असली मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चरल ढांचा बनाना जहां विकासशील देशों को पेटेंट में छूट मिल सके, ताकि संकट के समय वे खुद जीवन रक्षक दवाइयां बना सकें, न कि किसी पर निर्भर रहें। थ्योरी और सिलेबस से बाहर निकलकर अब सीधा उस रणभूमि की बात करते हैं जहां असली परीक्षा होती है, एग्जाम हॉल। ये जानना बहुत जरूरी है कि पेपर सेट करने वाले लोग एग्जाम के प्रेशर को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल को देखिए। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन है? एग्जाम हॉल में जब थका हुआ दिमाग इस सवाल को देखता है तो तुरंत 2024 के विजेता यानी भारत की ओर भागता है। लेकिन रुकिए, ये एक क्लासिक ट्रैप है। 2026 तो एक भविष्य का टूर्नामेंट है। जो इवेंट अभी हुआ ही नहीं, उसका विजेता कैसे हो सकता है? इसी को कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहते हैं। 80-90 सवाल हल करने के बाद दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है। उस थकावट में दिमाग बारीकियों को इग्नोर करके शॉर्टकट लेता है। जैसे ही भारत की जीत की याद आती है, दिमाग में एक डोपामाइन रश होता है और झट से गलत ऑप्शन टिक हो जाता है। रणनीतिक सबक एकदम साफ है। सवाल में प्रस्तावित या भविष्य की घटना जैसे शब्द दिखें तो दिमाग के अलार्म बज जाने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रयान 4 एक प्रस्तावित मिशन है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। AI के जोखिम पिरामिड से लेकर केरल की नेट जीरो नीति तक, इसरो के ऑटोनोमस डॉकिंग से लेकर WHO की स्वास्थ्य कूटनीति तक, इन सबको एक साथ देखने पर समझ आता है कि रटंत विद्या से UPSC क्लियर नहीं होता। सूचनाओं का इस तरह से संरचनात्मक मानचित्रण यानी स्ट्रक्चरल मैपिंग करना ही सफलता की इकलौती और सबसे मजबूत चाबी है। इस सेशन को खत्म करने से पहले मेंस एग्जाम के नजरिए से एक बेहद उत्तेजक विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा कल्पना की जाए, भविष्य में अगर एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केरल के नेट जीरो प्रशासन के लॉजिस्टिक्स या किसी अंतरिक्ष यान के डॉकिंग को पूरी तरह से खुद कंट्रोल करने लगे और उस मशीन के किसी फैसले से बड़ा नुकसान हो जाए, तो जवाबदेही किसकी होगी? एक मशीन की, उसे बनाने वाले उस बेंगलुरु के प्रोग्रामर की, या फिर सरकार की? इस जटिल नैतिक चौराहे पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्ट्रक्चरल मैपिंग जारी रहे।